नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना वायरस का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इसे काबू करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आंकड़े सरकार और लोगों दोनों की चिंता बढ़ा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मधुपुर उपचुनाव को लेकर कोरोना गाइडलाइन के साथ वोटिंग जारी। 2 मई को आएंगे नतीजे। 6 प्रत्याशियों के बीच है कड़ा मुकाबला। हटिया स्टेशन पर भीड़ को रोकने में नाकामयाब दिखा प्रशासन। मुंबई से हटिया स्टेशन पहुंचे यात्री बेकाबू, बिना जांच कराए ही बैरिकेडिंग तोड़ भागे यात्री। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि आज। मां दुर्गा के पंचम स्वरूप की पूजन। नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता को है समर्पित। और झारखंड में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले सबसे ज्यादा 3,480 मरीज। ग्रोथ रेट और डबलिंग रेट में देश से आगे निकला झारखंड। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत ज्यादा बेलगाम हो गई है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी अब लोगों को डराने लगी है। तो बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्यों में पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो अब कुछ राज्यों में पूरे तरीके से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है और स्थिति साल 2020 की तरह नजर आने लगी है। अपने अपने घर जाने के लिए बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। देश के कई राज्यों से कोरोना की दूसरी लहर में पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुमार, लगातार कोरोना वायरस बेलगाम होता जा रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो परेशान है वो है प्रवासी मजदूर, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरे महानगरों में गए थे और ऐसे में जब लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है कई राज्यों में तो वो अपने राज्य वापस आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा इससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल राखी, आपने ठीक कहा कि प्रवासी जो लोग हैं जो बिहार अपने घर वापस लौट रहे हैं और जिस जल्दबाजी में लौट रहे हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण साथ में लेकर आ रहे हैं। खुद भी संक्रमित हो रहे हैं और जो जिस जगह आ रहे हैं उस समाज को भी संक्रमित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अगर वो आते हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए और जांच भी मुकम्मल तरीके से हो। ऐसा न हो कि फॉर्मेलिटी पूरी हो, क्योंकि अमूमन ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जांच में चूक हो रही है। हाँ। या फिर जांच से लोग भाग रहे हैं जिसकी वजह से बचने की कोशिश करते हैं जांच से, और वही संक्रमण आज बिहार के कई इलाकों में फैल गया है। क्योंकि आज 48 फ्लाइटें आने वाली है बाहर से, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता समेत कई अलग अलग। कुमार, इन्हीं 48 फ्लाइटों के बारे में मेरा आपसे एक सवाल है कि वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जांच करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर सरकार लगातार जोर दे रही है, तो ऐसे में एयरपोर्ट पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं यात्रियों के लिए? बिल्कुल राखी, यहाँ पर पटना हवाई अड्डे पर मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई है इसको लेकर के, राज्य सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी। इसके साथ ही जो अथॉरिटी है नागरिक विमानन के जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, वो तमाम यात्रियों के उतरने के साथ ही एक तो जहां से वो चढ़ेंगे अगर उन्होंने जांच की नहीं की उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो जो है एक एक यात्रियों की जांच करेगा और तभी जाकर के उनको एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दी गई। उनका नाम, मोबाइल नंबर और तमाम वो चीजें हैं जो ट्रेसिंग के जरिए उनकी जांच होगी और 2 जांच होगी बाकायदा। एक जांच जिसकी रिपोर्ट इमीडिएट दी जाएगी और बाकी की जांच की रिपोर्ट जो है वो फोन पर अगले दिन दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और जहां से आए हैं वो ये सारे जो डेटा होगा वो अथॉरिटी सरकार के पास होगा। और 48 जो यात्रियों से भरे हुए जो जहाज है वो आज अलग अलग समय पर उतरेंगे। इसलिए एक एक करके जब तक एक की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दूसरे तीसरे कोई भी यात्री बाहर नहीं निकले। तो इसको लेकर के व्यवस्थाएं आज विशेष तौर पे की गई है और व्यवस्थाओं के साथ साथ
एक मन में एक ये भी है लोगों के कि अगर वो जांच करा लेते हैं तो उनके लिए ही फायदा है। और बिहार के अंदर जो कोरोना का ग्राफ है वो जिस कदर बढ़ा है ये काफी चिंताजनक है। और ऐसे में इन लोगों के बिहार आने पर ये चिंताएं और भी बढ़ जाती है। जी कुमार, 48 हिस्सों से ये प्रवासी जो लोग हैं वो लोग लौट रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो पॉजिटिव पाए गए जांच के दौरान तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये अगर जिन यात्रियों ने अभी उड़ान नहीं भरी है और अगर वो जानना चाहें तो इसके लिए बिहार सरकार ने व्यवस्थाएं की है कि यदि आप पॉजिटिव पाए जाते हैं या आपको लगता है कि आप संक्रमित हैं तो ऐसे में बिहार एयरपोर्ट के जांच के बाद आपको अलग अलग जगह पे कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। जैसे पाटलिपुत्रा अशोक में तकरीबन 137 बेड लगाए गए हैं। राधा स्वामी सत्संग केंद्र में 50 बेड लगाए गए हैं। अगर इसके अलावा जो लोग मान लीजिए बाहर के इलाके के हैं और पटना एयरपोर्ट पर आते हैं तो वो अपने घर के नजदीक अनुमंडल अस्पताल है, वहां पे 30 बेड अलग से लगाए गए हैं। डाइट सेंटर है विक्रम में जो पटना के दानापुर के बाद का इलाका है, वहां पर जहां पर एयरपोर्ट है वहां पे 100 बेड लगाए गए हैं। इसलिए कि वहां पर जितनी तेजी से हो, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा संक्रमित है या उसको ऑक्सीजन की जरूरत है तो डाइट सेंटर है विक्रम इलाके में, वहां पे 100 बेड लगाए गए हैं। इसके अलावा डाइट सेंटर बाढ़ में भी 100 लगाए गए हैं, क्योंकि बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग आएंगे तो ऐसे में उनके लिए ये मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वहां पे 50, ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे भी 100 बेड की व्यवस्था की गई है। अनुमंडल अस्पताल मसौढ़ी में पड़ता है, पटना के नजदीक है, वहां 100। इसके अलावा जो डाइट सेंटर है मसौढ़ी में वहां 100 अलग से बेड लगाए गए, यानी कि कोविड केयर सेंटर जिनमें हल्के लक्षण उनके लिए कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाएं की गई है और ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। कुमार, साल 2020 में पलायन का दर्द था जो मजदूरों का, वो सभी ने देखा, तस्वीरें हम सभी के सामने थी। एक बार फिर से वही दुख है, वही दर्द है, वही तस्वीरें हैं। प्रवासी मजदूर एक बार फिर से परेशान है कि वो अपने बच्चों का अपना भरण पोषण कैसे करेंगे। तो ऐसे में सरकार इन मजदूरों के लिए क्या करेगी? क्या कोई स्कीम लाएगी, कोई योजना लाएगी जिनसे इनका पलायन का जो डर है वो खत्म किया जा सके? देखिए राखी, अभी जो पुरानी स्कीमें चल रही हैं वही इनके लिए कारगर होगा और नई स्कीम बना करके सरकार अपनी बेचैनी नहीं बढ़ाएगी। इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पहले ही पहल की थी कि जो जिनको मनरेगा के तहत अपने ही गांव में इलाके में काम मिलेगा। लेकिन आप सोचिए राखी कि यदि जो व्यक्ति बैंगलोर में या जो व्यक्ति दिल्ली में, महाराष्ट्र में किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे है तो क्या वो मनरेगा में काम करेगा? तो मनरेगा में काम करने वाले वैसे लोग होंगे जो वहाँ बाहर में मजदूरी करते हैं, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है या जिसको कंप्यूटर की ज्ञान है या जिससे कॉल सेंटर में काम किया हुआ है। ये वैसे लोगों के लिए नहीं है मनरेगा जो यहाँ पर काम करना चाहते, तो वैसे लोग काम भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी पढ़े लिखे हैं या जिन्होंने अपने टेबल वर्क किया है या कंप्यूटर पे वर्क किया है वो मनरेगा में ना तो ईंटा पत्थर और ना ही वो खुदाई का काम करेंगे। सरकार की योजना है, मान लीजिए कि तालाब बनाना है, तालाब बनाने के लिए तालाब के गड्ढे करने हैं, गड्ढे करने के लिए कोई यहाँ पे कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति वो गड्ढा नहीं करेगा। तो ऐसे में बेरोजगारी की समस्या यही पड़ जाती है कि जो व्यक्ति के अंदर का मेरिट है या जो जिस क्वालिफिकेशन से बिलोंग करता है, क्या उसको उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे नौकरी की व्यवस्था नहीं है, बिहार के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती बिहार के अंदर आज से नहीं, ये पिछले 15-20 सालों से आप देखिए, जब से लालू राबड़ी की सरकार थी उसके बाद नीतीश की सरकार आई, दोनों सरकारों ने रोजगार को लेकर के कोई बहुत बड़ी पहल नहीं की, क्योंकि बिहार जिस दुर्गति की ओर बढ़ रहा था उसको प्रगति पर लाने के लिए, उसको पटरी पर लाने के लिए 15 साल का वक्त लग गया। और अब बिहार के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार की, और कोरोना के संकट की घड़ी में रोजगार आम लोगों तक जो लोग आ रहे हैं, जो उनकी फैमिली आ रही है, तो कल को जहां वो रहते थे वहां पर 500 रुपए प्रतिदिन की कमाई के औसत 15,000 रुपए मिनिमम जो कमाई वो कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कौन सा काम मिलेगा उनको? यहाँ तो काम उसका कोई ना तो आधार है, ना कोई उसके बारे में किसी सरकार ने सोचा है। तो ऐसे में
वो अभी की सबसे ज्यादा और सबसे मुकम्मल जो सवाल है वो ये है कि कोरोना के संकट से जान कैसे बचाई जाए, कोरोना के संक्रमण से कैसे अपने आप को महफूज रखा जाए, कोरोना के संकट में जहाँ पे भूखे मरने के कागार पे हैं, क्योंकि कल कारखाने राखी बंद हो गए हैं, ये तो एकदम क्लियर हो गया। जहाँ पे नाइट कर्फ्यू है या जहाँ पर जो लोग हैं वो अगर अपने मतलब सब लोग बिहार के जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे, जिनको लगा था कि अब कोरोना की इस घड़ी में पटरी पर आ जाएंगे, लेकिन अब अचानक से कोरोना फेज 2 के इस दौर से निकलने में कितना वक्त लगेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग पलायन करके फिर अपने बिहार आ रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि वो अभी संक्रमण की स्थिति को तो और बढ़ा ही रहे हैं। बेरोजगारी का जो दौर है वो उसमें बहुत ज्यादा से तेजी आएगी, क्योंकि आगे क्या होने वाला है इसकी कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से आने वाले समय में क्राइम की भी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति का जो मन होता है वो बहुत अशांत होता है और वो कुछ भी कर गुजरता है। तो ऐसे में बिहार के अंदर क्राइम, रोजगार, ये तमाम वो चीजें सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इतने लोगों को रोजगार दे पाना, इतने लोगों को तक सरकार की योजनाओं को पहुंचा पाना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है राखी। इसलिए अभी संकट की घड़ी है। फिलहाल सबसे अहम सवाल सरकार के लिए ये है कि आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है, राज्यपाल तमाम दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे, अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा, जो कि सरकार अपना पक्ष रख रही है। अभी तक सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार ये कह रही है कि हमने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन विपक्ष सरकार के ऊपर उंगली उठा रहा है, सरकार की तमाम चीजों के ऊपर पोल खोल रहा है। तो राज्यपाल का अब दायित्व होता है, एक विशेषाधिकार है, महामहिम राज्यपाल का अपना एक विशेषाधिकार। बिल्कुल कुमार, सरकार की सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसे में जो प्रवासियों के अंदर पलायन का डर है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया है, क्योंकि जो पिछले साल तस्वीरें आई वो काफी दुखदायक थी और इस साल जो तस्वीरें सामने आएंगी वो भी बेहद दुखदायक होंगी। तो ऐसे में बेरोजगारी के साथ साथ कोरोना का डर भी लोगों को है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है और ऐसे में सरकार के सामने कोरोना को रोकना एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं झारखंड में भी एक बार फिर से कोरोना दहल उठा है। फिर जानलेवा वायरस के संक्रमण से ताबड़तोड़ मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते एक दिन में एक साथ 56 कोरोना संक्रमितों की मौत से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया है। साथ ही 3,843 नए केस मिले हैं, जबकि राज्य भर में कुल 56 मरीजों की मौत हो गई है। अकेली राजधानी में रांची में 16 मरीजों की मौत हुई है। रांची में 1,372 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या रांची में बढ़कर 9,414 हो गई है। मौजूदा आंकड़ों के साथ ही राज्य में वर्तमान कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 23,000 के पार हो गई है। झारखंड एक बार फिर से कोरोना से दहल उठा है और एक फिर से कोरोना विस्फोट रांची में देखने को मिला, जो 56 लोगों की झारखंड में मौत हो गई है कोरोना से और जानलेवा वायरस के संक्रमण से ताबड़तोड़ मौत का सिलसिला शुरू है। बीते दिन एक साथ 56 कोरोना संक्रमितों की मौत से पूरा राज्य दहल उठा था। उस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, जानना चाहेंगे एक बार फिर से झारखंड में कोरोना विस्फोट और जिस तरीके की परिस्थितियां अब सामने आ रही है, झारखंड सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है की परिस्थितियां हैं और पिछले पहला दौर का जो कोरोना स्ट्रेन था और अब का कोरोना स्ट्रेन है उसमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है। पहले जिस तरह से देश में कोरोना को लेकर खौफ था, लेकिन खौफ के बावजूद जो है कोरोना का कहर वैसा नहीं देखने को मिला। जिस तरह से होली के बाद से अब की बात की जाए तो लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है और ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना का कहर किस तरह पूरे देश में फैल रहा है। और देखिए, पूरे देश के साथ साथ अगर झारखंड की राजधानी रांची की बात की जाए तो झारखंड में कोरोना का असर जो है बहुत ही चिंतनीय है। इसका प्रकोप इस तरह कहर बरसा रहा है कि लोग काफी भयभीत है। लोग सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं, निजी अस्पतालों में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जो चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा कहीं ना कहीं कम पड़ती जा रही है। राज्य सरकार भी अपने हाथ लगभग खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार यह प्रयास कर रहे हैं कि राज्य की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुदृढ़ हो,
इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक और मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, अपने अधिकारियों के साथ बैठक करें, सिविल सर्जन के साथ बैठक करें, स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक करें, लेकिन अगर नतीजे की बात की जाए राखी, तो नतीजे अमूमन अब भी वही है जो परिस्थितियां कल थी, परसों थी, उसे या 2 दिन पहले थी। अमूमन वही स्थिति अब भी झारखंड में बनी हुई है। झारखंड कोरोना से पूरी तरह बदहाल है। लगातार कोरोना जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना से मौत के आंकड़े जो है उसमें बढ़ोतरी मिल रही है। लेकिन कल जहां पे झारखंड था, जिन सुविधाओं के साथ झारखंड था, आज भी वही सुविधा के साथ झारखंड है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना से लड़ने के लिए झारखंड जो है अब तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। हालांकि आनन फानन में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई कड़े निर्देश देने की बात कही है, कई फैसले लिए हैं। RT-PCR मशीनें खरीदने की बात कही जा रही है, कोविड अस्पतालों को बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब जो है परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है। अगर सही समय पे, अब भी बहुत कम समय बचा है और इस कम समय में अगर सरकार कोई ठोस फैसले नहीं लेती है तो यह देखा जा सकता है कि कोरोना का कहर जैसे चीन में आपने वुहान की स्थिति देखी थी, वो वुहान बनते झारखंड को देर नहीं लगेगी। अमूमन रोज जो है अगर झारखंड में अगर मौत के आंकड़े देखा जाए तो रोज 50 से 55 मौतें हो रही हैं, उन भी कोरोना संक्रमित मरीजों की। तो हालात बेहद ही चिंताजनक है। लेकिन राखी, अब तक कोई जो है सरकार की तरफ से कोई ठोस फैसला नहीं आया है, ठोस नतीजे नहीं आए हैं। अब लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है कि आखिर सरकार क्या कर रही है, सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है। लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा एक अहम बैठक जो है स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिव और राज्य के जितने भी सिविल सर्जन हैं उनके साथ बैठक जरूर की गई थी। बैठक के बाद कई ठोस निर्देश भी दिए गए थे। 10वीं और 12वीं की जो प्रैक्टिकल की परीक्षा है उन्हें रद्द कर दिया गया था। और लेकिन जो इन परीक्षाओं के रद्द करने से या इस तरह के जो निर्देश देने से कोरोना संक्रमण की जो दर है उसमें कमी नहीं आएगी राखी। कोरोना संक्रमण की दर में कमी लाने के लिए आपको ठोस कदम उठाने होंगे। हालांकि आज शाम को 6:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई राजनीतिक पार्टियां, झारखंड की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई है और वर्चुअल मीटिंग के बाद राजनीतिक पार्टियों से एक राय मशवरा लिया जाएगा कि वर्तमान में राज्य के जो हालात है राखी, उस हालात पे क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए जो राज्य की जनता के लिए एक अच्छी खबर हो और यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमित होने से बच पाए। या राज्य में जो बदहाल स्थिति हो रही है उस बदहाल स्थिति में अभी क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखिए, शाम का 6:30 बजे का समय जो है वो बहुत ही अहम है झारखंड के लिए, जब माननीय मुख्यमंत्री राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ वार्ता करेंगे। वर्चुअल मीटिंग है और वर्चुअल मीटिंग के बाद सारे लोगों के राय मशवरा के बाद एक ठोस निर्णय लेने की उम्मीद जताई जा रही है। तो राखी, सबसे बड़ा समय है कि राज्य की जनता को 6:30 बजे का शाम 6:30 बजे के समय का इंतजार करना होगा कि आखिर राजनीतिक पार्टियां और जो एक्सपर्ट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन से कदम उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पास अपना प्रस्ताव रखते हैं और किस प्रस्ताव पे सहमति बनती है। लेकिन हालात की बात की जाए, रिम्स की बात की जाए, सदर अस्पताल की बात की जाए या जो भी निजी अस्पताल है उनकी बात की जाए तो पूरी तरह से इन अस्पतालों में बेड की व्यवस्था जो है बढ़ चुकी है, बेड खाली नहीं है। जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं लगातार उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लोग मजबूरन जो है घर में इलाज कराने को मजबूर है। तो ऐसे में यह देखा जा सकता है राखी कि जिस तरह से बदहाल स्थिति हो रही है, ऐसे में आने वाला जो 10 दिन है वो काफी अहम होगा झारखंड के लिए। अगर परिस्थितियां इसी तरह रही तो आने वाला दिन में जो बड़ी मौत के आंकड़े जो है, जिस तरह से चीन में आपने देखा होगा कि लगातार मौत जो है लोगों की मौत हो रही थी और सरकार की तरफ से कुछ बड़े असरार, चीन की सरकार जो प्रयास कर रही थी वो भी विफल साबित हो रही है। तो अपने भारत और झारखंड में अगर बात की जाए तो झारखंड में अभी भी कई मूलभूत सुविधाएं की कमी है जिससे कोरोना संक्रमण की दर से या कोरोना संक्रमण के जो वायरस है उससे बच सकते हैं लोग। तो सबसे पहला प्रयास यही होना चाहिए। आम लोगों से वीआईपी न्यूज भी अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं और जहां तक हो सके घरों से बाहर नहीं जाए। वीआईपी न्यूज यह अपील कर रहा है लोगों से। स्थितियां पूरी तरह से बदहाल होती जा रही है और इसी तरह स्थितियां बदहाल होती रहेगी राखी तो आने वाला समय में यहाँ मौत के आंकड़े जो है और बढ़ोतरी होगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या
संख्या में बढ़ोतरी होगी। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा राखी कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कोविड-19 से जो गाइडलाइन है उनसे लड़ने के लिए कई जांच के लिए कई टीमें गठित की गई है। लगातार जो है वैक्सीनेशन में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जांच का भी दायरा बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिन अधिकारियों के कंधे पे यह जिम्मेवारी दी गई है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच के बाद रिपोर्ट सही तरह से सौंपे, जांच सैंपल बिल्कुल रिपोर्ट आने तक लोगों को इंतजार करना होगा कि पॉजिटिव है या नहीं। और ऐसे में झारखंड सरकार लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन देखना यह होगा क्या इस बैठक में लॉकडाउन से संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है या नहीं लिया जाता। इसके साथ ये भी जरूरी है जानना कि झारखंड लॉकडाउन के लिए कितना तैयार है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि है। इस दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता का पूजन होता है। धार्मिक मान्यता है कि स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की आराधना करना लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि के इस स्वरूप की उपासना पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मां स्कंद माता मां दुर्गा का वो स्वरूप है जिनकी उपासना मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। चलिए बताते हैं आपको मां के स्वरूप की विशेषता। स्नेह की देवी है मां स्कंद माता। कमल के आसन पर विराजमान है मां स्कंद माता। मां की पूजा से खुलेंगे मोक्ष के मार्ग। मन को मोह लेने वाला है मां का ये स्वरूप। भक्तों का कल्याण करती है मां स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से माता ने अपने 2 हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, जिससे वो भक्तों को आशीर्वाद देती है, और एक हाथ से उन्हें गोद में बैठे अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। शास्त्रों में मां स्कंद माता की आराधना का काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि स्कंद माता प्रेम की देवी हैं। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती ही हैं। इन्हें मां गौरी भी कहा जाता है। मां अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। मां की पूजा मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा करने से सुख, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी स्कंद माता को सफेद रंग बेहद पसंद है, जो शांति और सुख का प्रतीक है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। ये देवी अग्नि और ममता के प्रतीक भी मानी जाती हैं, और इसीलिए अपने भक्तों पर ये सदा प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखती हैं। तो आज के दिन करिए मां स्कंद माता की पूजा अर्चना और अपने जीवन को बनाएं सफल, कुशल और स्मृत। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज।
फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।